नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे किस तरीके से इंडिया में प्रेस को कंट्रोल किया गया था, कौन कौन से एक्ट्स लाए गए थे जिससे कि प्रेस पर नियंत्रण लगाया जा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कर्ब द प्रेस इन इंडिया। भारत में प्रेस पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए थे। हम आंसर का इंट्रोडक्शन देंगे। हम बताएंगे कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी और फिर 1684 में बाद में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। भारत का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गैजेट, या जिसे कलकत्ता गैजेट के भी नाम से जानते हैं, और इसकी शुरुआत 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने की थी। फिर धीरे धीरे और भी समाचार पत्र आने लगे और जैसे जैसे शिक्षा का विकास होता चला गया वैसे वैसे पाठकों की संख्या भी बढ़ती चली गई। फिर हम बताएंगे कि अंग्रेज़ों की नीति के विरुद्ध समाज में अखबारों के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, यानी कि प्रेस के थ्रू राष्ट्रवाद फैलाया जा रहा था। लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग भरी जा रही थी। पेपर में उनके अंग्रेज़ों के जो बुरे काम थे उनको छाप करके तो जो लोगों में नेशनलिज्म पैदा किया जा रहा था और समाचार पत्र राष्ट्रवादी भावना के विकास में एक शक्तिशाली हथियार बन गए थे। समाचार पत्र जनता को इकट्ठा करने का एक साधन भी बन गए थे और इन्हीं सब चीज़ों को देख करके ब्रिटिश सरकार के मन में एक डर आ गया था। तो देखिए, जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी उसके पहले तो मतलब प्रिंटिंग प्रेस यूज़ की जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, लेकिन जब आम लोग प्रिंटिंग प्रेस का यूज़ करने लगे, जो इंडियंस यूज़ करने लगे, तो उन्होंने इसे एज अ मीडियम यूज़ किया लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। पहले तो कोई ऐसा साधन था नहीं, व्हाट्सएप तो था नहीं कि एक मैसेज किया और सैकड़ों लोगों को पहुंच गया। उस टाइम पर प्रेस ही एक साधन हुआ करता था, अखबार, मैगजीन्स, यही सब साधन हुआ करते थे जिससे जनता को जागरूक किया जा सके। तो आज के समय की तरह अखबार और न्यूज़पेपर्स इतने बाइज्ड नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पे नेशनलिस्ट फीलिंग रहती थी उनमें, वो लोगों तक सच्ची बात पहुंचाने का काम किया करते थे। तो पेपर्स ने, न्यूज़पेपर्स ने, मैगजीन्स ने बहुत मदद करी नेशनलिज्म को फैलाने में। और जब नेशनलिज्म बढ़ने लगा तो अंग्रेज़ों के मन में एक डर आ गया। कंपनी के अधिकारी इस बात से डरे हुए थे कि न्यूज़पेपर्स में जो खबरें छप रही हैं, जो मैगजीन्स में खबरें छप रही हैं, ये खबर लंदन तक भी पहुंच जाएगी। तो अभी हम धीरे से जब ब्रिटिशर्स के टाइम में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ था, किस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल लिया था, ये सब हम पढ़ेंगे तब समझेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर काम करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी को एडमिनिस्ट्रेशन का काम धीरे से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सौंप दिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को ये डर आ गया कि हमारे जो कुकृत हैं, जो हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो इंडिया में हम करप्शन कर रहे हैं, इस तरीके की खबरें अगर लंदन तक पहुंचेंगी तो हमारी पावर छीनी जा सकती है। इस वजह से उन्होंने फिर ये सोचा कि हम प्रेस पे एक अंकुश लगाएं, प्रेस को नियंत्रित करें ताकि प्रेस ज़्यादा खबर ना फैला सके। तो उसके लिए इन्होंने बहुत सारे कदम उठाए, बहुत सारे एक्ट्स लाए, जिससे हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या नियम लाए गए थे, क्या स्टेप्स लिए गए थे, वो हम देखेंगे। तो ब्रिटिश सरकार में पहला फेज़ आता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अंकुश लगाए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो 1857 में ब्रिटिश क्राउन ने गवर्नमेंट ले ली थी, उसके बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो डायरेक्ट क्राउन रूल था, उसने अंकुश लगाना शुरू करा। पर 1857 के पहले के जितने भी अंकुश थे वो सारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने बचाव में लगाए थे। उसमें से सबसे पहला आता है सेंसरशिप एक्ट, जो कि 1799 में आया था और इसको लगाया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली उस टाइम पे डरे हुए थे कि भारत में फ्रांस का आक्रमण हो सकता है। उस टाइम पे फ्रेंच इन्वेजन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे और ये
उनका डर था कि अगर फ्रेंच इन्वेजन हुआ तो इस टाइम पे इंडिया की हालत वैसे भी सही नहीं है, और अगर फ्रेंच लोगों ने किसी तरीके से इंडिया में अंग्रेज़ों के खिलाफ बात फैलाने की कोशिश करी तो इंडिया के लोग फ्रेंच का सपोर्ट करेंगे पूरी तरीके से, तो फ्रेंच इन्वेजन ना हो पाए, लोगों तक फ्रांसीसी सेना अपनी बातें ना पहुंचा पाए, एक इस डर के चलते उन्होंने सेंसरशिप अधिनियम 1799 लेकर के आया, और इसका मेन उद्देश्य था फ्रेंच इन्वेजन से ब्रिटिश शासन को बचाना। और इस अधिनियम के अनुसार अखबार की जो प्रति हुआ करती थी उसमें प्रिंटर, संपादक और मालिक का नाम होना चाहिए था, उस पेपर पे प्रिंटेड होना चाहिए था। और जो कैनेटिक वॉर्स हुआ करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बीच में, तो उस टाइम पर इन सारे अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, वॉर टाइम रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे सेंसरशिप प्रेस के अंदर। और 1818 में सेंसरशिप एक्ट को लॉर्ड हेस्टिंग ने अबॉलिश किया था। उसके बाद आता है 1823 का लाइसेंसिंग अधिनियम। तो लाइसेंसिंग एक्ट एक रेगुलेशन था और इसे जेम्स एडम्स ने लगाया था। ये रेगुलेट करता था अखबारों को। इसके नियमों के तहत प्रत्येक प्रकाशक को सरकार से एक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता थी। अगर लाइसेंस होगा तभी वो प्रकाशन कर सकता है, और कोई भी उसने गड़बड़ी करी अखबार में, किसी भी तरीके की चूक हुई तो 400 रुपये का फाइन लगेगा, और सरकार अपनी मनमर्जी से लाइसेंस वापस भी ले सकती है, प्रिंटिंग का अधिकार वापस भी ले सकती है। फिर उसके बाद 1835 में आता है मेटकाफ अधिनियम। मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता यानी कि लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है, और इन्होंने 1823 के लाइसेंसिंग एक्ट को, जो कि रेगुलेट करा करता था प्रेस को, उसे ख़त्म करा था। फिर आ जाता है 1857 का विद्रोह। अब 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी सरकार डर गई थी कि लोगों में आक्रोश इतना ज़्यादा भर चुका है, इस तरीके की म्यूटनी वापस से हो सकती है, और उस टाइम पे अखबार वैसे भी बहुत अच्छा साधन बन चुके थे नेशनलिज्म फैलाने का, तो सरकार ने काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए प्रेस पे। 1857 के विद्रोह के कारण अब सरकार किसी भी पुस्तक, समाचार पत्र और मुद्रित सामग्री के प्रसार और प्रशासन को रोक रही थी, उसे रोक सकती थी। तो जो भी उन्हें लगता था कि नेशनलिज्म फैला सकता है अखबार, जो भी अखबार इस तरीके का काम कर सकता है, लोगों को उकसा सकता है, तो वो उनके प्रकाशन को, उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन को रोक दिया करती थी। फिर 1867 का पंजीकरण अधिनियम ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867 आता है। इसने 1835 के मेटकाफ के अधिनियम को निरस्त कर दिया, मतलब जो लिबरेशन हुआ था प्रेस का, उसे 1867 के एक्ट के थ्रू ख़त्म कर दिया गया। और ये दूसरी चीज़ ये थी, ये नियामक था, यानी कि ये रेगुलेटरी था नेचर में, रेस्ट्रिक्टिव नहीं था, ये प्रतिबंधित नहीं करता था, ये नियम लगाता था। और रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार प्रत्येक पुस्तक और समाचार पत्र में मुद्रक और प्रकाशक का नाम और प्रकाशक का स्थान भी होना चाहिए था। तो इसके पहले जो 1799 का एक्ट था, उसके हिसाब से मुद्रक का नाम, प्रकाशक का नाम और मालिक का नाम होना चाहिए था। और जो 1867 का एक्ट आता है, प्रकाशन का स्थान भी इसमें ऐड हो जाता है कि आपको किस जगह से पेपर पब्लिश हो रहा है वो भी मेंशन करना है। और एक ये भी पॉइंट इसमें ऐड किया गया कि प्रकाशन के 1 महीने के भीतर पुस्तक या की जो प्रति हुआ करती थी उसे स्थानीय सरकार को जमा कर दिया जाए। अब न्यूज़पेपर तो डेली डेली पब्लिश होते हैं, तो 1 महीने का तो कोई गैप दिया नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन जो पुस्तक पब्लिश होगी उसकी एक प्रति को स्थानीय सरकार को जमा किया जाएगा 1 महीने के अंदर। इसके बाद हम बहुत फेमस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 देखेंगे, और जिसे कि गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है, इसे हम डिस्कस करें। इससे पहले मैं आपको पेड ग्रुप्स के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। यूपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स स्टार्ट हैं। आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके इन पेड ग्रुप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, इन सारे वीडियोज़ की PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको 1-to-1 गाइडेंस के थ्रू आपकी सारी आंसर क्योरीज को सॉल्व किया जाएगा, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, आंसर्स रिव्यू किए जाएंगे, तो आपकी एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगी। आप नीचे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट करें, ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या गैगिंग एक्ट। इसे गैगिंग एक्ट यानी कि दम घोटना
गैगिंग का लिटरल मीनिंग होता है दम घुटने वाला कुछ, तो गैगिंग एक्ट भी इसे कहा जाता है क्योंकि प्रेस का दम घुटता था। इसके बहुत कठोर अधिनियम थे, इसमें बहुत कठोर नियम थे इस अधिनियम के अंदर, और इसे लॉर्ड लिटन ने बनाया था इस एक्ट को। और ये लिटन की साम्राज्यवादी नीतियों का परिणाम था, यानी कि इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसीज़ का रिजल्ट था। 1876-77 के टाइम में क्या हुआ था, बहुत भयंकर अकाल की स्थिति आ गई थी। एक तरफ इंडिया में लोग भूखमरी से मर रहे थे, अकाल से मर रहे थे। दूसरी तरफ दिल्ली में एक भव्य दरबार लगाया जा रहा था इंग्लैंड की रानी के स्वागत के लिए। तो ये खबर ना बाहर जाए, ये खबर फैले नहीं, और जो लिटन की ख़राब पॉलिसीज़ हैं ये लोगों के सामने ना आए, इन सब को रोकने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन लेकर के आया था 1878 में। अब इस एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजंस थे। सबसे पहला था कि मजिस्ट्रेट्स को काफ़ी अधिकार दे दिया गया था। मजिस्ट्रेट्स को अधिकार दे दिया गया था कि वो किसी भी समाचार पत्र के प्रकाशन को ये आश्वासन देने के लिए कह सकते हैं कि देश में शांति और सुरक्षा को उनका अखबार नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मतलब पब्लिशर को यह अश्योर करना होगा मजिस्ट्रेट को कि वो ऐसा कुछ भी पब्लिश नहीं करेंगे जिसमें कि देश की पीस और सिक्योरिटी को खतरा हो, यानी कि किसी भी तरीके से वो लोगों को प्रोवोक करने का काम नहीं करेंगे। क्योंकि हम देखेंगे कि 1800 के बाद धीरे धीरे रिवॉल्ट्स बढ़ते जा रहे थे, लोगों में आक्रोश पैदा होता जा रहा था, तो लोगों को प्रोवोक ना किया जा सके अखबार के थ्रू, ये मजिस्ट्रेट को अश्योर करेगा न्यूज़पेपर का पब्लिशर। उसके बाद अदालत के आदेश के बिना किसी भी सरकार तलाशी वारंट जारी कर सकती है और प्रकाशन परिसर में प्रवेश कर सकती है। मतलब किसी भी सर्च वारंट के बिना ही जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो किसी भी पब्लिकेशन प्रीमाइस में जा कर के वहाँ की तलाशी ले लिया करते थे। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात अंग्रेजी पत्रिका में परिवर्तित कर दिया गया था। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका के प्रकाशक कौन थे। इसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को निरस्त किया था। तो 1878 से 1881 तक ये एक्ट चला और 81 में से लॉर्ड रिपन ने निरस्त करा। फिर आता है 1908 का समाचार पत्र अधिनियम। तो देखिए 1905 का बंगाल विभाजन हुआ, फिर उसके बाद भी बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी आगे आते रहे। पहले तो मॉडरेट्स हुआ करते थे, मॉडरेट्स के बाद अब एक्सट्रीमिस्ट का भी टाइम आने लगा था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार ये जान रही थी कि पब्लिकेशन करके लोग प्रेस के थ्रू काफ़ी बड़े लेवल पे अब नेशनलिज्म फैला सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे एजुकेशन भी लोगों तक पहुंच गई थी और लोग मतलब रीडर्स की संख्या बढ़ने लगी थी। तो फिर से 1900 के बाद एक्ट्स आने शुरू हो गए, जिसमें कि सबसे पहला आता है 1908 का समाचार पत्र अधिनियम। इस एक्ट में क्या था, मजिस्ट्रेट प्रेस को जब्त कर सकती थी अगर प्रेस में कोई भी ऐसी सामग्री प्रकाशित की जाती है जिससे हत्या या हिंसा का कोई कार्य हो। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हत्याएं बढ़ गई थी। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, उनको बहुत मारा जाने लगा था क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ बहुत ख़राब हुआ करती थी। तो ऐसे कुछ भी एक्ट्स ना हो जिससे कि किसी को प्रोवोक किया जा सके हत्या करने के लिए या कोई भी वायलेंस करने के लिए, तो उसके लिए मजिस्ट्रेट को पावर दी गई कि वो प्रेस को जब्त कर सकता है अगर प्रेस ने ऐसा कुछ भी पब्लिश किया तो। उसके बाद आता है भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। 1910 के करीब भी नेशनलिज्म काफ़ी बढ़ रहा था, स्वतंत्रता संग्राम बढ़ रहे थे और स्वतंत्रता संग्रामों को रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। इसमें था कि 500 रुपये से 2000 रुपये तक सिक्योरिटी मनी जमा करनी थी रीजनल गवर्नमेंट को, यानी स्थानीय सरकार को, और प्रेस को जब्त किया जा सकता था अगर उस प्रेस में कोई भी ऐसा पब्लिकेशन होता है जिससे कि कोई भी वॉयलेंस हो या फिर आपत्तिजनक सामग्री अगर कोई भी प्रेस पब्लिश करता है तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है और साथ ही साथ प्रेस को जब्त भी किया जा सकता है। तो ये 500 से 2000 रुपये की जो राशि आज थोड़ी लग रही है, उस टाइम पे बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी ये भी। फिर आता है 1921 की एक प्रेस समिति बनती है तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में, और इस समिति में 1908 और 1910 के एक्ट्स को निरस्त करने की सिफारिश की जाती है। तो आपको नाम याद रखना है कि 1921 की प्रेस समिति तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में बनी थी। फिर आता है 1931 का भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम, यानी इंडियन प्रेस एक्ट इमरजेंसी पावर्स एक्ट ऑफ 1931। गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए मेनली इस एक्ट को लाया गया था, और इस एक्ट के अंदर प्रोविजंस थे कि प्रांतीय सरकार यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट्स को पावर दे दी गई थी प्रेस को
दबाने की, यानी प्रेस को पब्लिकेशन को रोकने की। 1932 में इस अधिनियम को आपराधिक संशोधन अधिनियम के रूप में और बढ़ाया गया, यानी कि क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट में और चीज़ें ऐड करके इस अधिनियम को बढ़ाया गया और पावर्स दी गई। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत की रक्षा अधिनियम के तहत प्रेस पर एक पूर्व सेंसरशिप लगाई गई और 1931 में प्रेस आपातकालीन अधिनियम और आधिकारिक रहस्य अधिनियम के तहत संशोधन किए गए। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को इम्पोज किया गया और अमेंडमेंट्स किए गए प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 में और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में। और न्यूज़ रिलेटेड टू कांग्रेस एंड इट्स एक्टिविटीज़ वाज डिक्लेयर्ड इलीगल, यानी कि कांग्रेस की किसी भी गतिविधि पर कोई भी प्रकाशन करना इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। फिर उसके बाद आता है प्रेस रेगुलेशन एक्ट 1942, यानी प्रेस विनियम अधिनियम 1942। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पत्रकारों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। नागरिक अशांति और तोड़फोड़ के कृत्यों के संदेश प्रतिबंधित कर दिए गए। कोई भी रीजनल डिस्टर्बेंस यानी स्थानीय गड़बड़ी पर समाचार छापने के लिए एक लिमिटेड स्पेस हो गया। सरकार को मनमाने ढंग से सेंसरशिप का अधिकार दे दिया गया। तो 1942 के समय हमें पता है क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट को फैलने से ज़्यादा रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था और इसमें जो भी उस टाइम एक्टिविटीज़ हो रही थी वो ज़्यादा लोगों तक ना पहुँचे, ज़्यादा लोग और ना जुड़ते जाएं मूवमेंट से, इसलिए ये सारे प्रोविजंस लेकर आए गए थे। फिर आती है 1947 की प्रेस जांच समिति, प्रेस इंक्वायरी कमेटी, और मौलिक अधिकार के आलोक में प्रेस कानून की जांच के लिए 1947 में एक समिति का गठन किया गया था। यानी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो भी हमारे प्रेस के अधिकार हैं उनसे रिलेटेड एक समिति बनाई गई थी। समिति की सिफारिश में भारतीय आपातकालीन शक्ति अधिनियम 1931 को निरस्त करना था और आईपीसी की धारा 124A और 153A में संशोधन करना शामिल थे। तो इसी के साथ हमने देखा कि किस तरीके से ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे प्रेस पे सेंसरशिप लगाई जाती थी, प्रेस को कंट्रोल किया जाता था, कौन कौन से एक्ट लाए गए थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे किस तरीके से इंडिया में सिविल सर्विसेज का विकास हुआ था। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।